हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की लेक्चर सीरीज़ को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लें, क्योंकि अगर जो है आपको कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर नहीं होंगी, उससे जो है आपका जो सारा एक्ट है वो भी डाउटफुल रहेगा। तो अगर आपको हमारे नोट्स ज़रा से भी पसंद आ रहे हैं या फिर आप इनको पीडीएफ फॉर्म में अपने पास लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। वहाँ पर जो है हमारी जीमेल भी प्रोवाइड की गई है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं ताकि कि हम आपको पीडीएफ फॉर्म भेजें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक एंड दैट इज द चैप्टर नंबर 5 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिस्टम प्रोवाइडर। अब भाई कौन बंदा है जो सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो उसकी क्या क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। सो सेक्शन नंबर 20 जो है वो कह रहा है सिस्टम प्रोवाइडर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट। ये जो 2007 का एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, तो इसी के अकॉर्डिंग ही जो है सारे एक्ट करने हैं। ये थोड़ी सी कटिंग हो गई थी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, हर एक सिस्टम प्रोवाइडर जो है उसने जो ऑपरेट करना है पेमेंट का सिस्टम, साथ के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि रिलेशनशिप गवर्न करते हैं अमंग द सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। अब भी सिस्टम पार्टिसिपेंट कितने होते हैं? 3 सिस्टम पार्टिसिपेंट होते हैं। एक होता है पेई, एक होता है बेनिफिशियरी, एक होता है सिस्टम प्रोवाइडर। आपने ये जो है हमारी पुरानी वीडियो में ज़रूर देखा होगा। तो आगे थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि पेमेंट सिस्टम और साथ के साथ जो भी कंडीशंस लगानी है वो जैसे कि आरबीआई डायरेक्ट करेगा सिस्टम प्रोवाइडर को वैसे ही रहेंगे। अब भाई आप कहोगे भी इतने पॉइंट जो है वो हम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक भी दी है। अगर आपको नो डाउट कंपनी लॉ के कंसेप्ट ओपीसी 1% कंपनी के थोड़ा सा भी अगर आपको याद हो तो फिर आप उस ट्रिक को याद की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि ओ से ऑपरेट पेमेंट सिस्टम, पी से पेमेंट सिस्टम, साथ के साथ कंडीशन, एंड सी से कॉन्ट्रैक्ट गवर्निंग रिलेशनशिप। तो अगर हम आपको ये ट्रिक ज़रा सी पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं हमारी वीडियो को। तो सेक्शन 21 क्या कहता है, ड्यूटीज क्या है सिस्टम प्रोवाइडर की, यही जो है कंटिन्यू कर रहा है सेक्शन नंबर 21, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द टर्म्स एंड कंडीशन। अब भाई जो भी एग्जिस्टिंग साथ के साथ पोटेंशियल सिस्टम पार्टिसिपेंट हैं उनको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को। डिस्क्लोज चार्जेस एंड लाइबिलिटीज अंडर पेमेंट सिस्टम। अब भाई आप उनका पेमेंट जो सिस्टम का एप्लीकेशन है उनको यूज कर रहे हैं तो आपको पता भी तो हो कि कितने जो है वो चार्जेस लेंगे, साथ के साथ क्या लाइबिलिटी बनती है, अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ रूल एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो है सिस्टम प्रोवाइडर ने सबको प्रोवाइड करने हैं। ड्यूटी टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स डिटर्मिन्ड बाय दिस एक्ट। अब भाई इस एक्ट में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं तो उनको भी मेंटेन करके रखना है। सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है, ड्यूटी टू कीप डॉक्यूमेंट इन पेमेंट सिस्टम कॉन्फिडेंशियल। अब भाई जो भी पेमेंट सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उनकी सीक्रेसी वैसे ही बरकरार रखी जाएगी। ये जो 6 मंथ 5 लाख है ये पेनल्टी है अगर जो है ये फेल हो जाते हैं सेक्शन नंबर 22 की कंप्लायंस को फुलफिल करने में। पेनल्टीज का चैप्टर जो है हम वो अलग से डिस्कस करेंगे गाइज, उस पर अलग वीडियो बनेगी। सो देखते हैं, नॉट टू डिस्क्लोज एनी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द सिस्टम पार्टिसिपेंट एज यू नो वेरी वेल। एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहले डिस्क्लोजर सिर्फ और सिर्फ अगर जो है इम्प्लाइड या फिर एक्सप्रेसली कंसेंट दी है सिस्टम पार्टिसिपेंट ने, या फिर जब जो है डिस्क्लोजर जरूरी है बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। अब भाई यहाँ पर जो कोर्ट है जुडिशियल प्रोसीडिंग है बिफोर द कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की ही होनी चाहिए। अगर ज़रा सी भी उसकी जुरिस्डिक्शनल एरर है तो फिर वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं मानी जाएगी। अगर आपने जो हमारी जुरिस्डिक्शन पे और साथ के साथ कॉम्पिटेंसी पे वीडियो देखनी है तो आप हमारे सीपीसी की लेक्चर सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं
jurisdiction की वीडियो। सो रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड प्रोविजन ऑफ द बैंकर्स बैंक एविडेंस एक्ट अप्लाई। अब भाई जितनी भी प्रोविजंस जो है डिस्क्लोज करनी है तो उन पर जो है, या फिर जो भी इस एक्ट में कोई भी एक्ट जो भी इस सेक्शन में एक्ट परफॉर्म करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए जो है प्रोविजंस ऑफ बैंकर्स बैंक एविडेंस एक्ट की जो है वो एप्लीकेबल होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन नंबर 23, सेटलमेंट एंड नेटिंग। इस सेक्शन में जनरली जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ये जो टाइप्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एडिशनल है। अगर आप जो है लेंथ बढ़ाना चाहते हैं अपने क्वेश्चन की तो ये यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप ये 4 पॉइंट लिख दें वो भी सफिशेंट है। ऑल द पेमेंट एंड ऑब्लिगेशन बाय द ग्रोस एंड नेटिंग मेथड। अब भाई ये जो जितनी भी पेमेंट होंगी या फिर ऑब्लिगेशंस होंगी सिर्फ और सिर्फ बाय ग्रोस एंड नेटिंग मेथड। अब भाई इन पे जो है ये बहुत ही ज़्यादा डीप कंसेप्ट है। अगर आप इन पे एक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट के सेक्शन नंबर 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है कवर कर रहे हैं। सेकंड बात कही है, प्रोसीजर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉसेस बिटवीन द सिस्टम पार्टिसिपेंट। अब भाई जितना भी लॉस होगा उसका जितना भी लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सिस्टम पार्टिसिपेंट्स में, तो उसका प्रोसीजर जो है वो भी बताया जाएगा। डिसीजन जो है वो बिल्कुल फाइनल होगा। अब भाई ये सेक्शन जो है कब की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जब जो है कोई भी सिस्टम एप्लीकेशन प्रोवाइडर जो है वो वाइंड अप हो रहा हो या फिर अपना बिजनेस जो है कंप्लीट करके उसको बंद कर रहा हो, तो जितने भी लॉसेस होंगे तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सिस्टम पार्टिसिपेंट में। जो भी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर होगा वो डिसीजन जो होगा आरबीआई का वो फाइनल होगा। ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी नो इफेक्ट ऑन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सिस्टम पार्टिसिपेंट। अब भाई सिस्टम पार्टिसिपेंट जो कि सिस्टम प्रोवाइडर, पेई एंड बेनिफिशियरी, अब भाई उनका क्या कसूर है अगर जो है कंपनी वाइंड अप हो रही है, ठीक है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज पे। जो जितने भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो वही बरकरार रहेंगे। ये बताता है सेक्शन नंबर 23। अब भाई टाइप्स ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब भाई कौन कौन सी टाइप्स से जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को सेटल किया जाता है। पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है वो तो चेक एंड ड्राफ्ट से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ईपीएस जो है वो ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम एंड नेट सेटलमेंट सिस्टम से जो है वो सेटल किया जाता है, जैसे कि आप सेक्शन नंबर 23 से भी देख सकते हो। अब भाई ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, आरटीजीएस, दैट इज टू से एट दैट टाइम ट्रांसफर द पेमेंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ठीक है। अब भाई नेफ्ट क्या होता है, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दैट इज टू से ओनली एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ट्रांसफर करेगी कुछ पेमेंट। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, डेबिट या क्रेडिट, ये भी एक तरह की टाइप है। साथ के साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग सिस्टम एंड एटीएम सर्विसेज जो है वो भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ही एक पार्ट है। आई होप आपको जो है हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।